आज हम बीएससी प्रथम वर्ष की जूलॉजी पढ़ेंगे और जूलॉजी में फर्स्ट पेपर है आकस्मिक, उसका अध्ययन करेंगे। आकस्मिक पेपर का सामान्य परिचय का से हम स्टार्ट करेंगे। श्री रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणी शास्त्र। आकस्मिक जंतुओं का सामान्य परिचय। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक ईओ विल्सन ने आकस्मिक की व्याख्या करते हुए कहा है कि छोटे पदार्थ जिनसे संसार चलता है, इस रूप में आकस्मिकों की उन्होंने व्याख्या करी। ये इसलिए क्योंकि इनकी बहुत अधिक संख्या तथा प्रकार बड़े जीवों तथा संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। विभिन्न प्रकार के जीव, तितलियां, भौरे, मधुमक्खियां, घोंगे, लॉबस्टर, तारा मछली मूल रूप से एक स्वस्थ वातावरण के निर्माता है। ये समुद्र के अत्यंत सुंदर प्रवाल भित्तियों को बनाने के साथ साथ अन्य प्राणियों के भोजन भी बन सकते हैं। आकस्मिक के लगभग सभी प्रकार की भोजन श्रृंखलाओं में भाग लेते हैं। मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों और स्तनियों तथा अन्य प्राणियों का सीधे भोजन के रूप में अतः अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी में पोषक पदार्थों की अनेक पुनर्चक्रों में एक माध्यम के रूप में पाए जाते हैं। अधिकतर जो फूड चेन्स होती है, उन फूड चेन्स आकस्मिक जातियों पर निर्भर करती है। परागण हो अथवा बीज का डिस्पर्सल हो आदि आवश्यक कार्य में भी ये सहायक होते हैं। आकस्मिकों के बिना हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्राणी जगत में लगभग 13,35,188 संभावित जातियां हैं जिनका अध्ययन किया जा चुका है। इन 13,35,188 संभावित जातियों में से 12,88,518 जातियां अकशेरुकों की है, जो इन जंतु संघों की 96% भाग का निर्माण करती है। परिस्थिति विज्ञों ने और वर्गीकी विज्ञों ने इनको 34 संघों में विभाजित किया है। संघों में सबसे बड़ा संघ लगभग आर्थ्रोपोडा आता है, जिसके अंतर्गत 11,34,000 जातियां आती है। ये 85% का जंतुओं का भाग बनाती है। संघ कॉर्डेटा, जिसमें मछलियां, पक्षी, स्तनी, सरीसृप, उभयचर वर्ग के प्राणी आते हैं, ये मात्र 3% यानी कि 49,693 जातियां इसके अंतर्गत आती है। इनमें से भी स्तनी केवल 0.03% का निर्माण करती है। ऐसा अनुमान है कि 50 लाख से अधिक कीटों तो 10,000 से अधिक कॉर्डेट जातियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। गहरे समुद्र में पाई जाने वाली अनेक जातियों के विषय में अभी हमारा ज्ञान अधूरा है। आकस्मिक के अध्ययन से पता चलता है कि इनका महत्वपूर्ण योगदान खेती की अनेक उपज को न केवल बनाए रखने हेतु अपितु उपज बढ़ाने में भी इनका अपूर्णीय योगदान है। आकस्मिक सूक्ष्म जीवों को पृथ्वी की उर्वरता बढ़ाने में मुख्य भूमिका होती है। कीटनाशकों और अन्य प्रदूषक कारकों का विषैला प्रभाव ये नष्ट करते हैं। खेती में पीड़क नाशक के रूप में बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो बात हुई कि आकस्मिक का अध्ययन क्यों आवश्यक है। इसलिए अब बात आती है कि आकस्मिक जंतु वास्तव में है क्या। समस्त जंतुओं की 3 से 4%, पहले 3% कहा था लेकिन अब 4% है। 4% जातियां जो होती है वो कशेरुकी वर्टिब्रेट्स की होती है और शेष रही 96% जातियां जो है अकशेरुकी की है। 4% जातियों की यदि हम बात करें तो लगभग 50,000 जातियां जो है वर्टिब्रेट्स या कशेरुकियों की है और अकशेरुकियों की जातियां 96% में 12,88,518 जातियां आती हैं। अकशेरुकी जंतुओं के अंतर्गत प्रोटोजोन्स से बात करें तो प्रोटोजोआ के यूग्लिना है, पैरामीशियम से, पॉरीफेरा में स्पंज, फिर कृमि, तितलियां, प्रवाल, केकड़े, घोंगे, तारा मछली आदि समूह सम्मिलित किए जाते हैं। अकशेरुकी संघ को इनवर्टिब्रेट्स फाइले के रूप में तीसरे पॉइंट पर बन चल रहे हैं। यदि हम बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स के 34 संघ हैं। प्रत्येक संघ के बाह्य लक्षण जो है भिन्न हो सकते हैं,
परंतु इनके आंतरिक लक्षण और उनके दृष्टिकोण में एक मूल योजना पाई जाती है। इसलिए इन सभी सदस्यों को एक संघ के अंतर्गत रखा जाता है। एक संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु हैं वो क्रियात्मक रूप से समान होते हैं। एक समूह के सब जंतु समान क्रियात्मक संगठन वाले होते हैं। एक सामान्य पूर्वज परंपरा इनमें पाई जाती है और विकासीय अध्ययनों के द्वारा इसकी जो पूर्वज परंपरा है उसको पुष्ट किया जा चुका है। इस प्रकार इनवर्टिब्रेट्स के 34 संघ हैं। ये 34 अलग अलग प्रतिरूपों को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक शरीर, क्रियात्मक एकता और सामान्य पूर्वजता के लक्षणों को व्यक्त करता है। अब बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स बनाम वर्टिब्रेट्स। अकशेरुकी या कशेरुकी, जिसे हम अरज्जुकी कहते हैं। जब हम रज्जुकी और अरज्जुकी कहेंगे तो इनमें शब्द हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स, इनको इंग्लिश में कहते हैं। कोऑर्डिनेटा शब्द का विभाजन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड से है। वे जंतु जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो कोऑर्डिनेटा के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे जंतु जिसमें नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है वो नॉन कोऑर्डिनेटा के अंतर्गत आते हैं। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति ही मूल आधार है जिसके आधार पर इनको अकशेरुकी और कशेरुकी में विभक्त किया जाता है। लेकिन जब हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं और वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो ये परिभाषा और भी सीमित हो जाती है। वर्टिब्रेट्स कहते हैं जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में रूपांतरित हो जाती है तो सदस्य सारे वर्टिब्रेटा के सदस्य होते हैं। इसलिए वर्टिब्रेटा जो शब्द होता है वो कोऑर्डिनेटा के अंदर समाहित है। कोऑर्डिनेटा थोड़ी विस्तृत टर्म है और वर्टिब्रेटा उससे छोटी टर्म है, और वे सभी जंतु जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है वो इनवर्टिब्रेटा या अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपृष्ठवंशी या अकशेरुकी प्राणियों की विविधता। डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स बहुत ही हिट्रोजीनस समूह है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी इसमें पाए गए। प्रोटोजोन से स्टार्ट करें तो अमीबा, स्पंज, प्रवाल, कृमि, तितलियां, सेपी, घोंगे, ऑक्टोपस, स्क्विड्स और तारा मछलियां विविध प्रकार के प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं, जिनकी आकृति, रचना, शारीरिकी, स्वभाव तथा रहन सहन इत्यादि में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। इस विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं इनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को, कि इनकी संख्यात्मक प्रबलता क्या होती है। अभी हमने बात की 96% इन्वर्टिब्रेट्स है और 96% जो इन्वर्टिब्रेट्स है वो 12,88,518 जातियों का निर्माण करते हैं, जो कि लगभग 13 लाख है। इनमें से केवल 3 या 4% ही कोऑर्डिनेट्स पाए जाते हैं, जो कि 50,000 है। शेष सभी जातियां इन्वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आती है। जब हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा फाइलम जो होता है आर्थ्रोपोडा आता है, और आर्थ्रोपोडा लगभग 11.5 लाख जातियों का प्रतिनिधित्व करता है। इन 11.5 लाख जातियों में से भी 9.5 लाख तो केवल कीट वर्ग की जातियां हैं। इसके अलावा इन्वर्टिब्रेट्स के बड़े समूहों में मोलास का बड़ा संघ है जिसमें 93,000 जातियां आती है। प्रोटोजोआ में 80,000 जातियां आती है। 9,000 जातियां स्पंजों की है, 11,000 सिलेंट्रेट्स है, 25,000 निमेटोड्स है, 16,500 एनेलिड्स है और 7,000 इकाइनोडर्म्स इन्वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। अब इनके साइज की बात करें तो इसका साइज जो होता है बहुत विभिन्नता दर्शाता है। एक जीव जो होता है इतना छोटा होता है कि हम इसको आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इनको सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। छोटे से छोटा जंतु मलेरिया पैरासाइट सबसे छोटा जंतु होता है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम का आकार लाल रुधिर कणिका के 1/5 भाग के बराबर होता है। यदि हम लाल रुधिर कणिका के आकार की बात करें तो वो 7 से 8 म्यू की होती है। इस हिसाब से पैरामीशियम का प्लाज्मोडियम का जो आकार होगा वो लगभग 1.5 या 1.6 म्यू के आसपास होगा। बड़े से बड़े जंतु की बात करें तो अटलांटिक में मिलने वाली आर्किट्यूथिस जाति की दैत्याकार स्क्विड्स होती है, जिसमें स्पर्शकों से इसके शरीर की लंबाई लगभग 16.5 मीटर पाई जाती है। आकृति अकशेरुकी जंतुओं में लगभग सभी प्रकार की आकृतियों के जंतु मिलते हैं।
अमीबा ऐसा जंतु है जिसकी कोई आकृति नहीं है, अनियमित है, परिवर्तनशील है। स्पंज और सिलेंट्रेट प्राणी पौधों की भांति दिखाई देते हैं। यह पत्ती के आकार के होते हैं। अरीय समिति में पाई जाती है। फीते की आकृति हम एस्केरिस में टीनिया सोलियम में देख सकते हैं। फ्लैटवॉर्म्स लिवर फ्लूक्स में और क्रेमी के रूप में एनालिड्स पाए जाते हैं। निमेटिड्स और निमेटोड्स होते हैं। तारा मछली स्टार के आकार की होती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो आकृतियों के स्पेक्ट्रा है वो स्पेक्ट्रा हमें अकशेरुकियों में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सिमेट्री की। जंतु में सभी प्रकार की सिमेट्रिया पाई जाती है। प्रोटोजोआ के जंतु द्विपार्श्व सममित भी है और अरीय सममित भी है। प्रोटोजोआ के जंतु असममित भी है। स्पंज असममितीय होते हैं या फिर अरीय सममितीय होते हैं। सिलेंट्रेट्स में अरीय सममिति पाई जाती है। टीनोफोरा के सदस्यों में द्विअरीय सममिति है। शेष बचे हुए अधिकांश जंतु जो होते हैं सभी में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी है जिनमें गोलीय सममिति पाई जाती है और गोलीय सममिति वाले जंतु प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, रेडियोलेरिया और हेलियोजोआ। अब बात करते हैं इनकी स्वभाव और परिस्थिति की। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आवासों में पाए जाने के कारण इन जंतुओं की शारीरिक रचना और प्रक्रियाओं में बहुत अधिक विविधता देखने को मिलती है। अकशेरुकी जंतुओं ने प्रकृति के लगभग समस्त प्रकार के आवासों को अपनाया है। आवास के अनुसार ही उनके जीवन की विविध जो विद्या है इनके अनुकूल कर दिया है। लवणीय सागरों में, स्वच्छ जलों में, वायु में, स्थल पर, पर्वतों में, मरुस्थलों में, यहाँ तक कि कौन सा स्थान बाकी रह गया है जहाँ पर अकशेरुकी जंतु नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार बात करें तो प्रोटोजोअन्स का वितरण विश्वव्यापी है। संसार के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। यह मुक्त रुजीवी के रूप में, सहजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। हेलमेंट्स प्राणी सभी प्रकार का जीवन जीते हैं। एनालिड्स भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। जोंक जो ऐसी है वो स्क्वेंजी सैंग्यूवेरस है, रुधिरहारी है। आर्थ्रोपोड प्राणियों में अत्यधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। इसीलिए तो ये जंतु प्रकृति के विभिन्न आवासों में रहने वाले सबसे अधिक सफलतम जंतु माने जाते हैं। कीट वर्ग के जंतु वायु में उड़ने के लिए अनुकूल होते हैं। घोंगे और सीपियां स्वच्छ जल में पाई जाती है। कुछ विशेष प्रकार के घोंगे स्थल पर भी रहते हैं। एकाइनोडर्मेटा के जंतु पूर्णतः समुद्रवासी है। संगठन की कोटियों की बात करें, अब संगठन की कोटियों की बात करें तो अकशेरुकी जंतु संगठन की सभी कोटियों का प्रदर्शित करते हैं। शुरू जो आदिम प्रकार के जंतु है उनमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है प्रोटोजोन्स में। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े इन्हीं में तो इसमें कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन स्पंजों में पाया जाता है। स्पंजों की भिन्न भिन्न कोशिका भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित होती है, इसलिए इसमें फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। उसके आगे सिलेंटेटा में सेल से डिफ्रेंशिएट होकर टिश्यू बन गया तो सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। उसके आगे की कोशिकाओं में तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तंत्रिका कोशिका एक जालक या नेट का निर्माण करती है। आगे चल करके अंग और उत्तक बन गए। अंग तंत्र को ऑर्गन ग्रेड सिस्टम पाया जाता है जो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जंतुओं पर। सीलोम का प्रकार, सीलोम जो होती है बहुकोशिकीय अकशेरुकी जंतु जैसे स्पंज है, सिलेंट्रेट्स है, इनके शरीर में दोहरी परत के कोष के समान होता है। एक थैलेनुमा संरचना है। एक ही ओपनिंग के द्वारा मुख के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। इनमें सीलोम नहीं पाई जाती है, इसलिए ये एसीलोमेटा के सदस्य हैं। जो ही प्रोटोजोआ पोरिफेरा सिलेंट्रेटा से हम आगे बढ़ जाते हैं, एस्केलमेंथेज, प्लेटीहेलमेंथेज और निमेटोडा के सदस्यों में सीलोम तो पाई जाती है लेकिन वास्तविक सीलोम नहीं होती है, इसलिए ये सूडोसीलोमेटा के सदस्य हो गए। सूडोसीलोमेटा से आगे के जितने भी जंतु बचे हुए हैं एनालिडा से स्टार्ट हो जाती है। एनालिडा से कॉर्डेटा तक के जंतुओं में सीलोम पाई जाती है, तो ये सीलोमेटा के सदस्य हो गए। सीलोम का और अधिक क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे। डाइवर्सिफाइड रेस्पिरेटरी सर्फेसेस, विविध रूपांतरित संसद है। प्रोटोजोआ, स्पंज और सिलेंट्रेटा या कृमियों में जो कि वातावरण के सीधे संपर्क में रहते हैं, किसी भी प्रकार की विशेष श्वसन की अंगक नहीं पाए जाते हैं। शरीर की सामान्य सतह ये श्वसन की क्रिया को संपादित करते हैं। एनेलिडास में त्वचा के माध्यम से श्वसन होता है। फिर आगे की इन्वर्टिब्रेट्स में गिल्स आ गए, क्लोम्स आ गए। इकानोडर्मेटा के सदी में डर्मल ब्रेंकियाई के माध्यम से या ट्यूब प्यूट्स के माध्यम से श्वसन करते हैं। कीटों में ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है, इसलिए श्वसन अंगों में भिन्न भिन्न तरह से ये रूपांतरित है। उत्सर्जन की विद्या भी ठीक इसी तरह से बहुत सारी विविधता दर्शाती है।
प्रोटोजोआ, स्पंज, सिलेंट्रेटा प्राणी में उत्सर्जन के कोई भी अंगक नहीं होता है। सीधा मेम्ब्रेन्स के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को बाहर की ओर त्यागा जाता है। चपटे कृमियों में फ्लेम सेल्स पाई जाती है। एनेलिडा और मोलास्का में नेफ्रिडिया पाई जाते हैं। कीट वर्ग में मेलविजन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। इसके अलावा इकानोडर्मेट्स और कुछ अन्य आकस्मिक जंतुओं में फैगोसाइटिक सेल्स होती है जो उत्सर्जन के कार्य में उत्सर्जित पदार्थों को संकलित करके उन्हें बाहर निकालने का कार्य करती है। जनन के विविध स्तर। इनवर्टिब्रेट्स प्राणियों में सिंपलेस्ट प्रकार का जनन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के माध्यम से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। कुछ विशेष प्रकारों में पार्थेनोजेनेसिस भी पाया जाता है। पार्थेनोजेनेसिस में अनिषेक जनन में एक ही अंडा पूरे प्राणी को परिवर्तित कर देता है बिना निषेचन के ही। इस प्रकार का निषेचन रोटीफार्स में, मधुमक्खियों और कुछ कीटों तथा क्रस्टेशिया वर्ग में पाया जाता है। अकशेरुकियों में मिएस्टर नामक पीटिका मक्खी कहलाती है, गालफ्लाई मिएस्टर। इसमें पीडोजेनेसिस पाया जाता है। पीडोजेनेसिस का मतलब होता है, ग्रीक शब्द है पेस मतलब ए चाइल्ड और जेनेसिस मतलब ओरिजिन। इसमें अपरिपक्व जो प्राणी होता है वही अंडे देता है। अंडों से लार्वों का परिवर्तन होकर के जंतु का परिवर्तन होता है। लैंगिक रूप से परिवर्तन करने वाले, लैंगिक रूप से जनन करने वाले जंतुओं में हर्माफ्रोडिटिज्म पाया जाता है। द्विलिंगी होते हैं। एक ही जंतु में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं और एक ही दो अलग अलग जंतु जो है नर मादा को निरूपण कर सकते हैं। परिवर्तन इनमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार का होता है। कायांतरण के पश्चात जंतुओं का निर्माण भी होता है। अब बात आती है हमारे पास लघु और दीर्घ संघ। समस्त अकशेरुकी जंतुओं को मेजर और माइनर फाइलों में विभाजित किया जाता है। जो मेजर फाइलें होते हैं और जो माइनर फाइलें हैं इनमें डिवाइड करने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, संघ में सम्मिलित जातियां और उनके प्राणियों की संख्या। दूसरा, संघ के प्राणियों और पारिस्थितिक समुदाय में उनका क्या योगदान है, उसके आधार पर इनको लघु और दीर्घ संघों में विभाजित किया जाता है। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, रोटिफेरा, निमेटोडा, मोलास्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एक्टोप्रोक्टा और इकाइनोडर्मेटा, इस प्रकार मिलाकर कुल 11 दीर्घ फाइलम है और शेष बचे हुए जो है वो लघु संघ है। लघु संघों के बारे में चर्चा हम आगे और करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, निम्नतर और उच्चतर अकशेरुकी प्राणी। अकशेरुकी प्राणी के संघों को प्राय निम्नतर और उच्चतर अकशेरुकी नामों से जाना जाता है। ये इनके शारीरिक संगठन के आधार पर होता है और परिमाण के आधार पर। जिन जंतुओं का परिमाण छोटा है और शरीर का संगठन सरल प्रकार का है उन्हें निम्नतर अकशेरुकी कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस और निमेटोडा के सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसके पश्चात आने वाले जंतु का शरीर का आकार परिणामतः थोड़ा जटिल प्रकार का होता है, इसलिए इन्हें उच्चतर अकशेरुकी, इनके शारीरिक संगठन में जटिलता पाई जाती है। इसके अंतर्गत एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का और इकाइनोडर्मेटा संघ आते हैं। निम्नतर और उच्चतर अकशेरुकी जंतुओं में बहुत अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। यदि हम निम्नतर और उच्चतर कशेरुकियों का अंतर स्पष्ट करें तो निम्नतर कशेरुकी आकार में छोटे होते हैं जबकि उच्चतर बड़े होते हैं। शारीरिक संगठन निम्नतर का सरल प्रकार का होता है, उच्चतर का जटिल प्रकार का होता है। निम्नतर सदस्यों में अरीय, द्विअरीय अथवा असम्मिति पाई जाती है जबकि उच्चतर जो अकशेरुकी जंतु द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। जनन स्तरों की संख्या निम्नतर कशेरुकियों में 2 या 3 हो सकती है। उच्चतर में हमेशा 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। सीलोम का अभाव या कूट गुहा निम्नतर कशेरुकियों में पाई जाती है। उच्चतर कशेरुकियों में वास्तविक गुहा उपस्थित होती है। मुख और गुदा दोनों पृथक पृथक नहीं होते हैं निम्नतर कशेरुकियों में। उच्चतर कशेरुकियों में पृथक पृथक होते हैं। पेशीय आहारनाल का अभाव होता है निम्नतर कशेरुकियों में और वास्तविक पेशीय आहारनाल पाई जाती है उच्चतर कशेरुकियों में। निम्नतर कशेरुकियों में रुधिर परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है और उच्चतर कशेरुकियों में रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है सुस्पष्ट होता है। अब हम बात करेंगे अकशेरुकी जंतु बनाम कशेरुकी जंतु। इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेटा, वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेटा, दो बड़े समूहों में इनको विभक्त किया जाता है। वर्टिब्रेटा हमने बता दिया कि वर्टिब्रल कॉलम की उपस्थिति के कारण इनको वर्टिब्रेटा कहा जाता है। जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो कॉर्डेटा के सदस्य हो गए और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है वो नॉन कॉर्डेटा हो गए या इनवर्टिब्रेट्स हो गए। इनवर्टिब्रेट्स की जो है बॉडी प्लान, इनवर्टिब्रेट्स का एक्सिएशन, बॉडी प्लान, बायोटेट्रिक सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना,
सिलोम का पाया जाना या मेटामेरिक सेगमेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी जो है, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इन दोनों समूह में अत्यधिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इन बॉडी प्लान के डायग्राम्स को मैं आपके सामने अभी इसमें प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। फाइलोजेनी ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स को यदि हम देखें तो फाइलोजेनी में हम कहते हैं कि जो अर्ली प्रोटोप्लाज्म था उससे प्लांट्स अलग विकसित हुए और सबसे पहले कशाभित प्रोटोजुआ की उत्पत्ति हुई। कशाभित प्रोटोजुआ में अकशेरुकी जंतुओं का जातिवृत्त हम पढ़ रहे हैं कि शुरू में प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन से प्लांट्स अलग ओरिजिनेट हुए और एनिमल अलग ओरिजिनेट्स हुए। एनिमल्स में सबसे पहले फ्लैजेलेट प्रोटोजोन्स बने, मैस्टिकोफोरा के सदस्य बने। मैस्टिकोफोरा के सदस्यों से फिर दूसरे प्रोटोजोन्स का विकास हुआ और पॉरीफेरन्स का अलग विकास हुआ। फिर इनसे सिलेंटेटा का जैसे लार्वा है, प्लेन्युला के समान लार्वा बना जो शुरू में मेटाजुआ के सदस्यों का पूर्वज माना जाता है। प्लेन्युला के लार्वे से दो शाखाएं बनी, एक तरफ तो सिलेंटेटा और टिनोफोरा के सदस्य बने और दूसरी तरफ प्रिमिटिव जो फ्लैटवॉर्म्स बने। जो प्रिमिटिव फ्लैटवॉर्म्स थे उनसे भी दो ब्रांचेज बनी। इन दो ब्रांचेज में एक ब्रांच चली गई एस्केलमेंथिस, प्लेटियलमेंथिस और नेमर्टियंस की ओर में, और दूसरी ब्रांच से दो प्रकार के लार्वे डेवलप हुए। दूसरी ब्रांच में दो प्रकार के लार्वे डेवलप हुए। एक लार्वा बना ट्रोकोफोर के समान लार्वा, और ट्रोकोफोर के समान के लार्वे से एनलिडा और मोलास्का बने। एनालिडा से ओंकोफोरा आया, ओंकोफोरा से आर्थ्रोपोडा चला गया। इसकी जो दूसरी शाखा थी उसमें डिप्लूरेला नामक लार्वा बना। डिप्लूरेला लार्वा इकानोडर्मेटा का लार्वा है जिससे इकानोडर्म्स बने, हेमिकॉइड्स बने और कॉर्डेटा का एंसेस्टर बने। कॉर्डेटा का जो एंसेस्टर बने उसे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा की उत्पत्ति हुई। अब हम अकशेरुकी जंतुओं के वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो अकशेरुकी जंतुओं के वर्गीकरण में सबसे पहले हमारे पास जगत आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया को हमने डिवाइड कर दिया है। एनिमेलिया जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। विश्व के सबसे अधिक जंतु, सभी प्रकार के जंतु जिसे हम फॉनल डाइवर्सिटी कहते हैं, वो एनिमेलिया के अंतर्गत आती है। एनिमेलिया को हम दो जो है में डिवाइड करते हैं। पहला प्रोटोजुआ कहलाता है, दूसरा मेटाजुआ कहलाता है। प्रोटोजुआ के अंतर्गत एक कोशि के जंतु आते हैं। प्रोटोजुआ में 80,000 जातियां हैं। ये एकल या कॉलोनी हो सकते हैं या कोशिकाएं विशेष प्रकार की होती है। इसमें एक या अनेक प्रकार के केंद्रक पाए जा सकते हैं। ये स्वपोषी या विषमपोषी हो सकते हैं, सहभोजी हो सकते हैं या फिर परजीवी हो सकते हैं। जलवासी, समुद्रवासी और स्वच्छ जलीय या आर्द्र परिस्थितियों में रहने वाले सभी जंतु प्रोटोजुआ के अंतर्गत आते हैं। इसमें आने वाले कुछ उदाहरणों में यूग्लिना, अमीबा, ट्रिपेनोसोमा, पैरामीशियम और मोनोसिस्टिस है। मेटाजुआ की बात करें तो ये मेटाजुआ बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। एक से अधिक कोशिका इनमें आ गई, इसलिए इसको मेटाजुआ कहा। मेटाजुआ प्राणी को फिर हम दो में डिवाइड करा। मेटाजुआ को डिवाइड करा हमने मीसोजुआ और पैराजुआ में। जब मीसोजुआ की बात करें, मिसोजुआ, पैराजुआ और फिर लास्ट वाला होगा यू बेटाजुआ आएगा अपने पास। जब हम मिसोजुआ की बात करें तो मिसोजुआ में पाचन कोशिकाएं बहुत कम होती है और बाहर की ओर ये सिलेटेड होती है। बाहर की ओर इनमें कसाब पाए जाते हैं। उत्तकों और अंगों का अभाव होता है। मिसोजुआ के आने वाले प्राणी को मध्य प्राणी कहा जाता है और केवल 50 जातियां इसके अंतर्गत आती है। ये छोटे छोटे कृमि रूपी जंतु होते हैं, समुद्री अकशेरुकी प्राणियों के समान होते हैं। ये अंतःपरजीवी होते हैं और शरीर में जो पक्षमाभित पोषक कोशिकाएं पाई जाती है जो बाहरी चर्म के रूप में उपस्थित होती है। इसमें एक या अधिक जनन कोशिकाएं होती है जो बंद रहती है। इसके अंतर्गत आता है डायसिमा और रोपेन्यूरा। फिर बात आती है हमारे पास पैराजुआ की। पैराजुआ में पोषक कोशिकाएं तो उसी प्रकार के कसाबित है, लेकिन पैराजुआ की कसाबित कोशिकाएं जो होते हैं अंदर की ओर स्थित होती है। ये इसमें मुख का अभाव होता है, उत्तक कम स्पष्ट होते हैं और अंगों का अभाव होता है। इसके अंतर्गत पोरीफेरा संघ आता है। पोरीफेरा संघ के अंतर्गत 9,000 जातियां आती है। ये जल की नलियों या छिद्रों सहित होती है, कोशिकाओं के द्वारा आश्रित होती है। पोरीफेरा संघ में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और इन विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को कोइनोसाइट सेल्स या कीप कोशिकाएं कहते हैं। स्केलेटन के रूप में इनमें क्या पाया जाता है? सिलियसियस या कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं का बना हुआ स्केलेटन्स पाए जाते हैं। एकल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। समुद्रवासी या अलवणजलीय जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आता है ल्यूकोसोलेनिया, साइफा, साइकर, यूस्पोनिया।
अब बात आती है हमारे पास यू मेटाजुआ की। यू मीन्स ट्रू, मेटाजुआ मीन्स बहुकोशिकीय है। ये वास्तविक बहुकोशिकीय जंतु होते हैं जिसमें अंग, मुख, पाचन गुहिका, द्विअरीय, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इन जंतुओं को फिर हम दो में डिवाइड करते हैं। पहला ये हमारे पास आता है रेडिएटा सिमेट्री के आधार पर, और दूसरा आता है बाइलेटरा। रेडिएटा के सदस्यों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और बाइलेटा के सदस्यों में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा इन तीनों में मीसोजुआ, पैराजुआ और यूमेटोजुआ तीनों ही बहुकोशिकीय है। इन्हें 5-7 एक लक्षण ऐसे हैं जिनके आधार पर इन तीनों में विभिन्नता स्थापित की जा सकती है। उस विभिन्नता की मैं बात कर लेता हूँ। स्वभाव के आधार पर मीसोजुआ के सदस्य स्थानबद्ध और परजीवी होते हैं, पैराजुआ के स्थानबद्ध होते हैं और यूमेटाजुआ के सदस्य गतिशील होते हैं। ऊतक यदि हम देखें तो मीसोजुआ के सदस्य में ऊतकों का अभाव होता है। कुछ कोशिकाओं की 2 परतें होती है। पैराजुआ में ऊतक कम विकसित होते हैं और यूमेटाजुआ में ऊतक पूरे रूप से व्यवस्थित होते हैं। अंगों का अभाव मीसोजुआ में भी होता है और पैराजुआ में भी होता है। सुविकसित अंग यूमेटाजुआ में पाया जाता है। मुख और भोजन नली का अभाव होता है मीसोजुआ और पैराजुआ में, जबकि यूमेटाजुआ में अधिकांश मुख और भोजन नली पाई जाती है। पाचन इनमें अंतःकोशिकीय होगा मीसोजुआ और पैराजुआ में, जबकि यूमेटाजुआ में पाचन जो है बहिकोशिकीय और अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। शरीर की सतह जो होती है वो उस पर छिद्रों का अभाव होता है मीसोजुआ में, छिद्र वाले पाए जाते हैं पैराजुआ में, और छिद्रों का अभाव होता है किसमें? यूमेटाजुआ में। देह गुहिका का अभाव होता है मीसोजुआ में, और पैराजुआ में कीप कोशिकाओं से आश्रित अवकाशिका पाई जाती है, और यूमेटाजुआ के सदस्यों में जो है कीप कोशिकाओं द्वारा आश्रित नहीं होती है। फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर जो मीसोजुआ में सुस्पष्ट नहीं होता है, पैराजुआ में भी सुस्पष्ट नहीं, और यूमेटाजुआ में सुस्पष्ट फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। दूसरा कंपैरिजन भी हमें देखना होगा जिसमें हमने रेडिएटा और बाइलेटरा को, रेडिएटा में रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरा में बाइलेटरल सिमेट्री, किंतु रेडिएटा के सदस्यों में द्विपार्श्व सिमेट्री द्वितीयक अनुकूलन के रूप में उपस्थित हो सकती है। ठीक इसी तरह से बाइलेटरल के सदस्यों में रेडियल सिमेट्री जो होती है वो द्वितीयक अनुकूलन के रूप में उपस्थित होती है। रेडिएटा के सदस्यों का शरीर अंग तंत्र प्रारंभिक अवस्था में होते हैं इसलिए सुस्पष्ट नहीं होते हैं, और बाइलेटरल में अंग तंत्र सुस्पष्ट होते हैं। मेसोडर्म का जो विकास होता है वो क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक होता है रेडिएटा में और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है बाइलेटरल में। कोई भी स्थायी प्रगुआ रेडिएटा में नहीं पाई जाती है, और स्थायी जो प्रगुआ या सीलोम जो होती है वो बाइलेटरल के सदस्यों में पाई जाती है। जो रेडिएटा के सदस्य हैं उनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है जो स्पर्शकों पर लगी होती है या फिर कॉम्प्लेट्स के रूप में रेडिएटा में उपस्थित होती है। यदि स्पर्शक बाइलेटरल में होते भी है तो उनमें दंश कोशिकाएं और कॉम्प्लेट्स नहीं पाई जाती है। पाचन गुहा जो होती है बाहर खुलने वाला केवल एक मात्र छिद्र होता है जो मुख के द्वारा रेडिएटा में खुलती है, लेकिन बाइलेटरल मुख और एनस दोनों ही छिद्र पाए जाते हैं उसको खोलने के लिए। तो हमने रेडिएटा और बाइलेटरल को देख लिया। रेडिएटा के अंतर्गत सिलेंटेटा के जंतु आते हैं। सिलेंटेटा के सदस्यों को खोखली आंत्र वाले सदस्य या बिच्छू बूटी धारक प्राणी भी कहते हैं। सिलेंटेटा के अंतर्गत 11,000 जाति आती है। ये अरिये से लेकर द्विपार्श्व समिति तक होती है। मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं। स्पर्शकों पर दंश कोशिका होती है। शरीर की गुहा आंत की भांति होती है और स्थानबद्ध प्रमुख प्लावी करता है। यह समुद्रवासी या स्वच्छ जलीय दोनों प्रकार के होते हैं। हाइड्रा, ओबिलिया, ओरिलिया और मूंगा इसके अंतर्गत आते हैं। टीनोफोरा कंकतधारी प्राणी है। इन्हें कॉम जेलीज कहा जाता है। 100 जातियां द्विरीय सम्मित 2 स्पर्शक पाए जाते हैं। प्रजनन हेतु इनमें कॉम्प्लेट्स उपस्थित होती है। इनकी 8 अनुदैर्घ्य पंक्तियां पाई जाती है। दंश कोशिका और गुदा का अभाव होता है। ये मुक्त वलावी और समुद्रवासी है। इसमें आता है प्लूरोब्रैंकिया, सेस्टम, बेरोई, टीनोप्लाना और सेस्टोप्लाना। अब आ जाते हैं हम बाइलेटरल। बाइलेटरल में द्विपार्श्व समिति आते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बाइलेटरल को फिर हम डिवाइड करें प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया के आधार पर। प्रोटोस्टोमिया में वे जंतु होते हैं जो इनमें ब्लास्टोपोर मुख का निर्माण होता है, और ड्यूटेरोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर के पास कोई संरचना होती है जो मुख के रूप में निर्माण होती है। प्रोटोस्टोमिया को हम बात करें तो प्रोटोस्टोमिया के सदस्यों में स्पाइरल और डेटर्मिनेट प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। इसके मुख निर्माण की जो संरचना होती है वो कोरक्रम या ब्लास्टोपोर के निकटवर्ती स्थान से होता है। प्रोटोस्टोमिया में मुख का निर्माण
ब्लास्टोपोर या उसके निकटवर्ती स्थान से होता है। वार्नेस के अनुसार इस प्रोटोस्टोमिया को फिर चार भागों में डिवाइड करा है। ये चार भाग कहलाते हैं एसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा, लोफोफोरेंट सिलोमेटा और साइजोसिलस सिलोमेटा में इसको डिवाइड किया गया है। बारेंस ने ये क्लासिफिकेशन दिया है, एसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा, लोफोफोरेंट सिलोमेटा और साइजोसिलस सिलोमेटा। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया की कंपैरिजन की बात करें तो बता दिया कि प्रोटोस्टोमिया जो गैस्ट्रुला का ब्लास्टोपोर होता है वो प्रोटोस्टोमिया में मुख का निर्माण करता है और ड्यूटेरोस्टोमिया मुख का निर्माण ब्लास्टोस्टोर से कुछ दूर की ओर होता है। सीलोम की बात है तो प्रोटोस्टोमिया में सीलोम एब्सेंट हो सकती है, सूडोसीलोम हो सकती है या सीलोम हो सकती है। वास्तविक जब सीलोम होगी तो वो साइजोसिलस प्रकार की सीलोम होगी, लेकिन ड्यूटेरोस्टोमिया के सदस्यों में सीलोम का जो निर्माण होता है वो गिल पाउचेस से होता है। ऐसी जब सीलोम बनती है तो उसको एंट्रोसिलस प्रकार की सीलोम कहा जाता है। साइजोसिलस प्रकार की सीलोम जो प्रोटोस्टोमिया में पाई जाती है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग के कारण बनती है। विदलन स्पाइरल और डेटर्मिनेट प्रकार का विदलन प्रोटोस्टोमिया में होता है, जबकि रेडियल और इनडेटर्मिनेट प्रकार का क्लीवेज जो है ड्यूटेरोस्टोमिया में होता है। प्रोटोस्टोमिया का लार्वा ट्रोकोफोर कहलाता है, ड्यूटेरोस्टोमिया का लार्वा टॉर्नेरिया या फिर बाइपिनेरिया कहलाता है। अब हम एसिलोमेटा के सदस्यों की बात करी थी। एसिलोमेटा के सदस्य वे सदस्य होते हैं जिनमें सीलोम नहीं पाई जाती है। इस सदस्यों में आते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस और रिंकोसिपेलिया। प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंतर्गत 20,000 जातियां आती है। चपटा शरीर होता है, गुदा का अभाव, परिस्थिति तंत्र एब्सेंट होता है, मुखजीवी होते हैं, ज्यादातर परजीवी होते हैं, कुछ स्वच्छ जलीय भी होते हैं। प्लेनेरिया, फैसियोला, रोटीनिया इसके एग्जाम्पल है। दूसरा जो संघ इसके अंतर्गत आएगा उसको हम रिंकोसिपेला या निमर्टीनिया कहेंगे। निमर्टीनिया में फीता क्रमी आते हैं। 900 जातियां ज्ञात हैं। मुख और गुदा दोनों इसमें पाए जाते हैं। शरीर ऊपर से नीचे के तरफ डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, जिस पर सीलिया पाए जाते हैं। सूंड के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जा सकता है। ये समुद्रवासी कुछ स्थलीय और कुछ स्वच्छ जलवासी आते हैं। इसमें सेरेब्रेटुलस और लीनियस आता है। इसके बाद दूसरा उपविभाग हमारे पास सीडोसिलोमेटा का आता है, जिसके अंतर्गत सीलोम तो पाई जाती है लेकिन ये वास्तविक सीलोम नहीं होती है, क्योंकि ये मध्य जन्म स्तर के द्वारा आश्रित नहीं रहती है। इसमें गुदा भी अनुपस्थित होता है। इसके अंतर्गत भी दो संघ आते हैं, एक आता है एकेंथोसिफेला और दूसरा आता है एंटोप्रोक्टा। इसके अलावा तीसरा एस्केल्मेंथीज भी आता है। ठीक है, एस्केल्मेंथीज को हम सुपर फाइलम कहते हैं। इसलिए एकेंथोसिफेला जो है इसको कंटकित शीर्ष वाले कृमि कहा जाता है। कंटकित शीर्ष वाले जो कृमि होते हैं उनकी 1500 जातियां आती हैं। कृमि रूप होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, पाचन गुहिका का इनमें अभाव होता है, दोहरे वक्रित कंटकों की पंक्तियां पाई जाती है जो कि सूंड पे लगे होते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल है एकेंथोसिफेलस और जाइगेंटोरिंकस। दूसरा जो समूह है वो हमारे पास एंटोप्रोक्टा का है। 150 जातियां आती है। स्थानबद्ध है, पतली छड़ के समान कैलेक्स के से बना हुआ इनका शरीर होता है। यू आकार के होने के कारण मुख और गुदा दोनों इसके पास पास में आ जाते हैं। समुद्रवासी होते हैं, एकल या निवई बना कॉलोनी बना करके रहते हैं। पेडिसिलाइना और लाक्सोसोमा इसके अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं सुपर फाइलम एस्केल्मेंथीज की। इसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं का शरीर थैलेनमा होता है, कोष सदृश शरीर होता है। ये सूडोसिलोमेट प्राणियों का समुच्चय होता है। आगे की ओर इसमें मुख होता है, पीछे की ओर गुदा होता है, पाचन नली सीधी होते हैं। विशेष रूप से ये जंतु एपिजोइक होते हैं, दूसरे जंतु पर अपना निर्भर करने वाले परोपजीवी होते हैं। इन प्राणियों में आता है रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका, निमेटोडा और निमेटोमॉर्फा। रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका, निमेटोडा और निमेटोमॉर्फा के सदस्यों में क्या होते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये भी सूडोसिलोमेटा के अंतर्गत आता है। रोटीफेरा के जंतुओं को चक्रक एनिमल्क्यूल कहा जाता है। 2500 जातियां पाई जाती है। इसमें ग्रसनी में आंतरिक जबड़े होते हैं। फिलोडाइना, रोटिटोरिया, हाइडेटिना इसका एग्जाम्पल है। गैस्ट्रोट्राइका के अंतर्गत आने वाले जंतुओं को हम रोमियामास है, हैरी स्टोमक वाले कृमि कहते हैं। 450 जातियां आती है। सूक्ष्मदर्शी होते हैं, अधरतल चपटा होता है, सिलेटेड होते हैं, क्यूटिकल कंटकों, प्लेटों या सल्कों के रूप में होती है। ये स्वच्छ जल या समुद्रवासी रहती है। कीटोनोटस और मैक्रोडेसिस जो रहते हैं इसके एग्जाम्पल है।
काइनोरिंका के सदस्यों को हम कहते हैं सचल हनुक्रमी, जा मूविंग वॉर्म्स। 150 जातियां आती है, छोटे होते हैं, क्यूटिकल और सकंड होते हैं, दोहरे वक्रित कंटक युक्त होता है, अगला सिरा कांटेदार होता है, प्रोट्रूसिबल जो है इसमें प्रोबोसिस पाए जाते हैं और समुद्रवासी है। इसके अंतर्गत आता है इकाइनोडेरिस और पिक्नोफाइसिस। निमेटोडा के सदस्यों से आप परिचित हैं। निमेटोडा के अंतर्गत एस्केरिस आता है, जिन्हें हम राउंड वर्म, गोल कृमि कहते हैं। 25,000 जातियां आती है, गोल है, बेलनाकार शरीर है, क्यूटिकल पाई जाती है बाहर की ओर में, द्विअरीय या अरीय समिति पाई जाती है, मुक्त जीवी और परजीवी है, समुद्र में रह सकते हैं, स्वच्छ जल में रह सकते हैं और मिट्टी में रहते हैं। एस्केरिस, ट्राइकिनेला, वुचेरेरा इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा एनसाइलोस्टोमा और एंट्रोबियस को कौन नहीं जानता है, ये भी नेमेटोडा के अंतर्गत आते हैं। नेमेटोमॉर्फा को गॉर्डिएशिया भी कहते हैं। नेमेटोमॉर्फा या गॉर्डिएशिया में अश्मरोग क्रम में आते हैं। इसके लगभग 230 जातियां हैं। शरीर का लंबा और धागे के समान होता है। लार्वावस्था कीटों में परजीवी और वयस्क होने पर जल या नम मिट्टी में चले जाते हैं। नेक्टोनेमा और गॉर्डियस इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा प्रकार सिलोमेटा का, जिसमें सबसे पहले लोफोफोरेट सिलोमेट। लोफोफोरेट सिलोमेट उन जंतुओं का कहा जाता है कि इनमें सिलोम तो है, लेकिन ये सिलोम एंड्रोसिल की बात होती है। मुख के चारों ओर 2 खोखले स्पर्शक पाए जाते हैं। इन खोखले स्पर्शकों को लोफोफोर्स कहते हैं। लोफोफोर्स का बना हुआ किरीट इनके पर पाया जाता है। सिर स्पष्ट नहीं होता और ये यू शेप्ड के होते हैं। इसके अंतर्गत 3 संघ आते हैं। ये 3 संघ फोरोनिडा, ब्रायोजुआ और ब्रांकियोपोडा कहलाते हैं। फोरोनिडा जो होती है उसमें 20 जातियां आते हैं। ये खंडविहीन कृमि होते हैं, एक काइटिनस नली में बंद होते हैं। लोफोफोर अश्मनाल के समान होता है। एग्जाम्पल है फोरोनिस और फोरोनॉप्सिस। ब्रायोजुआ या इसको कहते हैं एक्टोप्रोक्टा, ये मांस प्राणी मोस्ट एनिमल्स आते हैं। 4,500 जातियां इसकी होती है। स्थानबद्ध होते हैं और मॉस के समान होते हैं। जिलेटिनी, काइटिनी और कैल्किरियाई आवरण में बंद इनका शरीर होता है। इनका जो लोफोफोर होता है वी आकार का या फिर वृत्ताकार होता है। ये समुद्रवासी या स्वच्छ जलीय हो सकते हैं। प्लूमुटेला, भुगुला, पैक्टिनेला इसके अंतर्गत आते हैं। ब्रैंकियोपोडा में लैंप सेल्स आते हैं। लैंप कवच, ब्रैंकियोपोडा के सदस्यों को लैंप कवच कहा जाता है। इसके अंतर्गत 335 जातियां आती है। द्विकपाट कैल्किरियाई कवच में इनका शरीर बंद रहता है। ये लोफोफोर में डब्ल्यू आकार के होते हैं और ये समुद्री होते हैं। लिग्युला, क्रेनिया और टेरिब्रेटुलाइना इसके एग्जाम्पल है। अब हम आ जाते हैं साइजोसीलस सिलोमेट। साइजोसीलस सिलोमेट में सिलोम वास्तविक सिलोम होती है, किंतु भ्रूणीय स्तर पर सिलोम का निर्माण मेसोडर्म जो होती है इसमें मध्य जन स्तर उसके फटने से होती है, इसलिए इनको साइजोसीलस सिलोमेट कहा जाता है। साइजोसीलस सिलोमेट के अंतर्गत आने वाले जो संघ है वो है प्राइएपुलिडा, साइपनक्यूलिडा, मोलास्का, एक्यूरिडा, एनेलिडा, टार्डिग्रेडा, ओंकिफोरा, आर्थ्रोपोडा, पेंटास्टोमेटिडा और ड्यूटेरोस्टोमेटा आ जाएगा इसके पश्चात। तो यहाँ तक सारे साइजोसिलोमेटा। प्राइएपुलिडा में 17 जातियां आती है। शरीर के से कांटे और गुलिकाओं के द्वारा आच्छादित रहती है। कुकुम्बर के आकार के समुद्रवासी जंतु होते हैं। प्राइएपुलस या हेलिक्रिप्टस इसके एग्जाम्पल है। साइपनक्यूलेटा के सदस्यों को पीनट वर्म कहा जाता है। 320 जातियां आती है। शरीर बेलनाकार और लंबा होता है, आकुंचनशील होता है, गुदा पृष्ठ में स्थित होता है, समुद्रवासी है। साइपनक्यूलस, एस्पिडोसाइफन और फैस्कोलोसोमा इसका एग्जाम्पल है। फिर आ गया मोलास्का से तो हम परिचित हैं ही। कोमल शरीर वाले जंतु होते हैं। इनका शरीर 4 भागों में विभाजित होता है। 93,135 जातियां इसके अंतर्गत आती है। खंडविहीन शरीर है, पेशीय पाद पाया जाता है, सेल ग्लैंड सूक्ष्म होती है, एक्सटर्नल सेल पाया जाता है, स्वच्छ जलीय, स्थलीय, समुद्रवासी सभी प्रकार के जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। काइटन, गोंगा, मसेल्स, यूनियो, स्क्विड्स, लोलिगो इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारे पास एक्यूरिडा। एक्यूरिडा के सदस्यों को हम एडर टेल्ड कृमि कहा जाता है। एडर टेल्ड कृमि की 140 जातियां आती है। बेलनाकार और खंडविहीन इसका शरीर है। अग्रपाद पर आकुंचनशील सुड होती है और मुख के नीचे एक जोड़ी लंबे सीटी पाए जाते हैं। समुद्रवासी प्राणी है एक्यूरिस और यूरेकिया। फिर आ जाता है एनेलिडा से आप भली भांति परिचित हैं। 16,500 जातियां आती है।
शरीर लंबा होता है, खंडों में विभाजित होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। हमारा अर्थवॉर्म, फेरेटिमा, नेरीज और लीच इसके अंतर्गत आते हैं। टार्डिग्रेडा के अंतर्गत जलीय भालू आते हैं। जल के भालू 750 जातियों वाले छोटा संगठित सखंडित शरीर होता है, लेकिन टांगे होती है अखंडित। टांगों के 4 जोड़े इसमें पाए जाते हैं और टांगों के सिरे पर क्लोज यानी पंजे पाए जाते हैं। स्वच्छ जलीय, स्थलीय और समुद्री प्राणी है। इसके अंतर्गत है इकाइनेस्कस और हिप्सीबियस आते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा में पंजेदार प्राणी आते हैं। 110 जातियां आती है। कृमि जैसा लंबा खंड युक्त शरीर होता है। क्यूटिकल शरीर के ऊपर आवरण बनाती है। एक जोड़ी एंटेना इसमें पाए जाते हैं। छोटी छोटी टांगे होती हैं, सिरों पर पंजे होते हैं, आर्धस्थलीय होते हैं और ये वे सदस्य होते हैं जो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल इसका पेरिपेटस और पेरिप्टोसिस है। आर्थ्रोपोडा आ गया। आर्थ्रोपोडा तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। 11,34,000 जातियां अपने आप में समाहित किए हुए संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं का शरीर खंड युक्त होता है और संदिग्ध उपांग इसमें पाए जाते हैं। काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल, रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद या साइनसिस में बहता हुआ, स्थलीय, स्वच्छ जलीय और समुद्री प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं। झींगे, बिच्छू, मकड़ियां, कण, खजूरा। फिर आ जाता है हमारे पास पेंटोस्टोमेटिडा। पेंटोस्टोमेटिडा जो होता है उसके अंतर्गत टंग वॉर्म आते हैं। सिद्धर जातियां पाई जाती है। कृमि के जैसा खंडविहीन शरीर होता है। इनके 2 अग्र पंजे पाए जाते हैं, 2 उपांग इनमें उपस्थित होते हैं। ये रुधिर चूसक एंडोपैरासाइट्स होते हैं। सिफेलोबिना और पोरोसिफेलस इसके एग्जाम्पल है। अब आगे हम ड्यूटेरोस्टोमिया पर। और ड्यूटेरोस्टोमिया जो हमारे पास है वे जंतु है जिसमें ब्लास्टोपोर से दूर वाला भाग होता है, वो मुख का निर्माण करता है। इनमें अरीय विदलन पाया जाता है और स्पष्ट होता है। इसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं को सीलोम की उपस्थिति के आधार पर हम कहते हैं एंट्रोसिलस सीलोम इनको कहते हैं। एंट्रोसिलस सीलोम वह सीलोम होती है जो भ्रूण से निर्मित होती है, तो 2 पाउचेज बनते हैं। उन पाउचेज के माध्यम से इसमें सीलोम की उत्पत्ति होती है, इसलिए इनको एंट्रोसिलस सीलोम कहा जाता है। भ्रूणीय आरनाल आर्केंट्रोन के कोषों की बात होती है। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो संघ आता है वो कीटोगनेथा कहलाता है। कीटोगनेथा में एरोवर्म आते हैं। 3 क्रम की 110 जातियां होती है। छोटा और पारदर्शक शरीर वाले होते हैं। लेटरल फिन्स इसमें पाए जाते हैं। अगले सिरे पर पकड़ करने के लिए कंटक होते हैं। प्लैंक्टोनिक और समुद्रवासी होते हैं। इसका एग्जाम्पल सेजाइटा और स्पेडेला है। इकाइनोडर्मेटस से आप परिचित हैं। इकाइनोडर्मेटा में 7,500 जातियां आती है। इनका शरीर कंटकी त्वचा वाला होता है। द्वितीय रूप से पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। प्लेटों का बने हुआ कैल्केरियाई एंडोस्केलेटन इसमें पाया जाता है और बाह्य कंटक उपस्थित होते हैं। जलवायु वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पाया जाता है। प्रजनन पाद के लिए ट्यूपिड पाए जाते हैं। तारा मछली, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन्स और सी लिली। पोगोनोफोरा अगला संघ है, इसको दाढ़ी कृमि कहते हैं। ब्रेड वॉर्म, दाढ़ी कृमि 145 जातियां हैं। शरीर लंबा और काइटिनरी नली में बंद होता है। अग्र सिरे पर स्पर्शक पाए जाते हैं। भोजन नली का अभाव होता है। गहरे समुद्री जल में ये वास करने वाले जंतु है। इसका एग्जाम्पल है साइबोग्लिनम, स्पारोब्रैंकिना और पॉलीब्रैंकिया। आगे हम हेमिकोर्डेटा के पास आधे कोर्डेटा। एकॉन कृमि की 120 जातियां आती है। कृमि रूप सूंड, कलर और धड़ में 3 भागों में विभाजित शरीर गलफड़े पाए जाते हैं। क्लोम दरार उपस्थित होती है। नोटोकोड का अभाव होता है। समुद्रवासी है। एकॉन कृमि बेलनोगुलस और सिपेलोडिस्कस इसके अंतर्गत आता है। और अंतिम फाइलम हमारे पास आ गया जिसे हम कोर्डेटा कहते हैं। 49,693 जातियां आती है। तंत्रिका, रज्जु, पृष्ठी और जीवन चक्र की किसी अवस्था में नोटोकोड ग्रसने की छिद्र पाई जाती है और पोस्ट एनल टेल इनमें उपस्थित होते हैं। स्वच्छ जलीय और समुद्रवासी जंतु होते हैं। एसिडियंस, एम्फियोक्सिस, मछलियां, मेंढक, सर्प, पक्षी, मानव सभी इसी के सदस्य हैं। इस प्रकार इन्वर्टिब्रेट्स का जनरल इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। मैंने कहा था इन्वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत 34 संघ आते हैं जिन्हें हम मेजर और माइनर फाइला के अंतर्गत डिवाइड करते हैं। एक बार मैं इनकी जातियों की संख्या और सभी संघों को आपको सुना लेता हूँ। प्रोटोजुआ 80,000 जातियाँ, मिसोजुआ में 50, पॉरीफेरा में 9,000, सिलेंटेटा में 11,000, टीनोफेरा में 100,
प्लेटीहेल्मिन्थेस में 20,000, रिंकोसिफेला में 900, एकैंथोसिफेला में 1500, एंटोप्रोक्टा में 150, रोटीफेरा में 2500, गैस्ट्रोट्राइका में 450, काइनोरिका में 150, निमेटोडा में 25,000, निमेटोमॉर्फा में 230, फोरोनिडा में 20, एक्टोप्रोक्टा में 4,500, ब्रैंकियोपोडा में 335, प्रायपुलेडा में 17, साइपनक्यूलेडा में 320, मोलास्का में 53,195, एक्यूरिडा में 140, एनेलिडा में 16,500, टार्डिग्रेडा में 750, ओंकीफेरा में 110, आर्थ्रोपोडा में 11,34,000, पेंटास्टोमेटिडा में 70, कीटोगनेथा में 110, एकाइनोडर्मेटा में 7,000, पोगोनिफोरा में 145, हेमिकोल्डिटा में 120, कोल्डिटा में 49,693, जिसमें यूकोल्डिटा में 3,000, सिपेलोकोल्डिटा में 23, वर्टिब्रेटा में 46,670, साइकोक्लिनोफोरा में 3, लोरेसिफोरा में 21, माइक्रोगनेथोफोरा में 1, मिक्सोजोआ में 1300, आर्थोनेक्टिडा में 20, प्लेकोजोआ में 1, रोम्बोजोआ में 75 और जीनोटर्बिलिडा में 2 और साइक्लोनोफोरा में 3 जातियां आती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, मोलास्का, एनेलिडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकोल्डेटा और कोल्डेटा जो है वो सारे के सारे संघ है। माइनर फाइला की यदि हम बात करें तो मीसोजोआ, टीनोफोरा, रिंकोसिफेला, एकैंथोसिफेला, एंटोप्रोक्टा, रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका, निमेटोमॉर्फा, फोरोनिडा, एक्टोप्रोक्टा, ब्रैंकियोजोआ, प्रायोपुलेडा, साइफनक्यूलेडा, एक्यूरिडा, टार्डिग्रेडा, ओनिकोफोरा, पेंटास्टोमेटिडा, कीटोगनेथा, पोगोनोफोरा, साइक्लिनोफोरा, लोरेसिफेरा, माइक्रोगनेथोफोरा, मिक्सोजोआ, आर्थोनेक्टिडा, प्लेकोजोआ, रोम्बोजोआ, जीनोटर्बिलिडा और साइक्लोक्लिनोफोरा, ये सारे के सारे लघु संघ है या माइक्रोफाइला है। लघु संघ की संख्या ये 31 है। टोटल हम 34 बता दें तो कुल मिलाकर के 40 मेजर और माइनर फाइला मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। मेटाजोआ संघों की जो जीवित जातियों की संभावित संख्या रिचर्ड सी ब्रेस्का और गैरी जेब्रेस्का ने 2002 में दिया गया क्लासिफिकेशन के आधार पर ये मेजर और माइनर फाइला बताए हैं। JRB अल्फ्रेड 1998, विकिपीडिया और नीलसन 1995 के आधार पर इस क्लासिफिकेशन की व्याख्या मैं आपके समक्ष कर चुका हूँ। इन वर्टिब्रेटा के सामान्य इंट्रोडक्शन वाली क्लास में भाग लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये अध्याय आपके लिए उपयोगी साबित होगा।